अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लाइफस्टाइल एडिट। आज के हमारे लीगल अवेयरनेस टॉक में वी वुड लाइक टू वेलकम एडवोकेट आसिमुद्दीन। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू साइबर हरासमेंट, डेफेमेशन एंड फ्रॉड। सो आसिम, वेलकम टू द शो। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ व्हाट इज़ साइबर डेफेमेशन? साइबर डेफेमेशन क्या है? जी, साइबर डिफेमेशन सेक्शन 20 में आता है पेका के ज़िम्रे में। पेका मींस प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम्स एक्ट 2016। उसमें ये है कि साइबर हरासमेंट और साइबर डेफेमेशन किसी की हम करते हैं, जैसे कि हो गया हम किसी के खिलाफ कोई पोस्ट रख लें अपना फेसबुक पे, या फिर किसी की पोस्ट हम शेयर कर लें, उसको डिफेम करें। मतलब हमने तस्दीक नहीं की कि भाई आया वो पोस्ट सही है या नहीं है। किसी की पोस्ट हमने रीपोस्ट कर दी एक्स पे, ट्विटर पे, तो ये साइबर डिफेमेशन में आता है। अगला बंदा इससे डिफेम होता है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सबसे पहले हम तस्दीक करें कि आया वो पोस्ट जो अगले बंदे ने भी लगाई है वो सही है या नहीं सही है। तो इसकी सज़ा है 3 साल। इस डिफेमेशन की सज़ा है 3 साल और अपना 10 लाख 1 मिलियन इसका फ़ाइन भी, और दोनों साथ भी हो सकते हैं। और इसके साथ ही मतलब एक अलग डिफेमेशन जो हम कभी कभार हम क्लेम करते हैं, जो जर्नल एक डिफेमेशन होती है, उसमें सिविल सूट होता है और इसमें होता है एफआईए का सूट, एफआई का केस बनता है, क्रिमिनल केस। तो पेका के ऑर्डर के थ्रू हम एफआई में जाएंगे, इसकी कंप्लेन भी हम एफआई में करेंगे अगर किसी ने हमारी रेपुटेशन को हार्म किया है किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोनों में फ़र्क ये है कि आम हमारी जो होती है डेफेमेशन होती है, जर्नल डेफेमेशन जो हमारी होती है वो होती है किसी भी कोई भी अगर स्पीच कर रहा है उसके दौरान हमारी डेफेमेशन हो गई, उसने हमारे खिलाफ कुछ कह दिया जो कि मतलब बात सही नहीं थी, हमारे ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दिया, या फिर हो गया अपना कोई न्यूज़ चैनल हमारे खिलाफ न्यूज़ चला दी, या किसी न्यूज़पेपर में हमारे खिलाफ कोई न्यूज़ आ गई। तो इस तरह जो है वो होती है जर्नल डेफेमेशन, और ये साइबर डेफेमेशन अलग होती है। ये थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स के थ्रू होती है। क्रिटिसिज्म जो होता है फेसबुक पे जो लोग करते हैं कमेंट्स के थ्रू या एक्स पे, ट्विटर जी, पे, उसका भी यही कानून लागू होता है? उसका क्या सिलसिला होता बिल्कुल यही कानून लागू होता है। हम किसी पे भी ऐसे ही क्रिटिसिज्म करते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है और एक ऐसे ही हम किसी की इज्जत को छली कर देते हैं, ऐसे ही हम क्रिटिसिज्म कर देते हैं बिना की कोई तस्दीक किए हुए। कमेंट्स के थ्रू भी हम करते हैं, कोई भी हमने पोस्ट देख ली, बस हमने तस्दीक ही नहीं की, ऐसे ही कमेंट पास कर लिया किसी का। अगर कोई भी चाहे तो उन पर भी केस कर सकता है कि भाई आपने हमारे खिलाफ इतना कमेंट लिखा कैसे, आपने हमारी इज्जत जो है वो मतलब उछाल दी फेसबुक पे या ट्विटर पे, किसी भी जगह पे। तो कोई भी कमेंट करे तो सोच समझ कर करे, उस पर केस बन सकता है, इसका साइबर क्राइम का केस बन सकता है। अच्छा आसिम, व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट और कमेंट्स इसके आते हैं इस ज़मरे में? कौन से पोस्ट, किस किस्म के कमेंट्स? कोई भी एब्यूजिव कमेंट हो गया, कभी कभार हमारे काफ़ी सारे अगर एक्ट्रेसेस भी रखती हैं, कोई भी अपना फ़ोटो रखती हैं, तो उस पर भी बहुत सारी मैंने देखा है कि एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही वेले लोग जो भी होते हैं फेसबुक पे। तो वो हो गया। और दूसरे इस तरह के मतलब किसी पर हमने इल्ज़ाम आयद कर दिया, किसी कोई पॉलिटिशियन है, हमने उसके खिलाफ मतलब लिख दिया कि ये क्रिमिनल है बिना तस्दीक किए हुए। एक होता है हेल्दी क्रिटिसिज्म, जो अगर हम कहते हैं कि ये काम अपना अच्छा नहीं करा या खुश असलूबी से काम नहीं करा, या फिर ये जो इनको काम करना चाहिए वैसे ये रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ये फिर भी सही है। इस पर कोई भी कलम आयद नहीं होता। लेकिन अगर हम कहते हैं कि भाई ये क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, या कुछ और लिखते हैं हम इसके बारे में जो कि इस पर प्रॉपरली इल्ज़ाम हो, तो ये साइबर जो हरासमेंट हो गया या साइबर डिफेमेशन के ज़िम्रे में आता है ये। व्हाट लीगली क्वालिफाइज एज हरासमेंट? जी, किसी को हम ब्लैकमेल करते हैं साइबर
ब्लैकमेलिंग होती है, किसी की तस्वीर आ गई हमारे हाथ या कुछ और ऐसी चीज़, कोई भी प्राइवेट बात उसकी हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे अगला बंदा ब्लैकमेल हो, तो हम उसको ब्लैकमेल करते हैं थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई और चीज़, या उसको थ्रेट करते हैं, सही। उसका पीस ऑफ माइंड जिससे मतलब ख़त्म हो जाता है, या फिर उसको हरासमेंट फील होती है, ये हरासमेंट के ज़िम्मे में आते हैं और इस पर भी ये सेक्शन 20 लागू होता है। तो दैट्स इट। अच्छा, इस सिलसिले में कंप्लेन कैसे फाइल कर सकता है इंसान? इसके लिए हम कंप्लेन फाइल करेंगे, हम जो ऑनलाइन कंप्लेन भी होती है, हम एफआई की वेबसाइट खोलेंगे, उधर अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, अपना रजिस्टर करेंगे। उसके बाद जो है हम कंप्लेन लिखेंगे कि भाई हमारे साथ ये वक़ुआ हुआ है, ये शख्स हमें बुली कर रहा है और ये हमें ऐसी ऐसी धमकियां दे रहा है, ऑनलाइन धमकियां दे रहा है, और सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो उधर डालकर हम सबमिट कर देंगे। अदरवाइज़ दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि कोई भी नियरेस्ट हमारे पास एफआईए का थाना है, हम वहाँ पर जाएंगे और रिटन हम अपनी एप्लीकेशन उनको देंगे कि हमारे साथ ये हुआ है। इज एफआई द ओनली अथॉरिटी फॉर द साइबर हरासमेंट? जी, सिर्फ एफआई नहीं है, हम पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं अगर हमें जल्दी अपना केस रजिस्टर करवाना है। तो एफआई में थोड़ा सा मतलब उनका अलग प्रोसेस है। पुलिस स्टेशन में हम जाएंगे, हमारे जल्दी केस रजिस्टर भी हो जाएगा, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो रिफ़र करेगी एफआईए को अपने केसेस, मतलब वो केसेस जो एफआईए के ज़िम्मे में आते हैं वो उनको रिफ़र करेगी। ना सिर्फ इतना, हम थ्रू एप्लीकेशन हम कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट में भी हम केस रजिस्टर कर सकते हैं अपना। ये 3 मीडियम हैं जिनके थ्रू हम केसेस अपने रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे लोग यूजुअली क्या प्रेफर करते हैं कंप्लेन फाइल करने के? लोग तो यूजुअली तो पुलिस स्टेशन आते हैं सबसे पहले, वहाँ से अगर उनकी कंप्लेन रजिस्टर ना हो या पुलिस ने कह दिया कि भाई एफआई का केस है, तो फिर एफआई जाते हैं वो लोग और वहाँ से रजिस्टर करवाते हैं। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ इज द एविडेंस? यानी कंप्लेन फाइल करते वक्त क्या एविडेंस देना होता है? यूआरएल शो करना होता है? व्हाट इज? जी, कंप्लेन फाइल करते वक्त हमें हमारे साथ सब सबूत हमारे साथ साथ हों, जैसे कि स्क्रीनशॉट्स हो गए, यूआरएल हो गया, और अपना मोबाइल सेट जो भी है, कोई भी एविडेंस जो है हमको मिटाना नहीं है। व्हाट्सएप चैट हो गया, हमारे पास फुल चैट होना चाहिए। स्क्रीनशॉट भी हम निकालते हैं तो कुछ पोर्शंस की हम निकाल कर फिर देते हैं, वो बाद में जो है कोर्ट में जब केस जाता है तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो फोरेंसिक में हमारी मोबाइल देता है, और वहाँ पर फुल मोबाइल की जो फोरेंसिक होती है और फुल चैट हमारी होनी चाहिए वहाँ पे, मतलब हमने डिलीट ना की हो। कोई भी हमारे पास जो भी सबूत है, यूआरएल हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, स्क्रीनशॉट हो गया, कोई भी चीज़ें हमें डिलीट नहीं करनी चाहिए, सब की सब मुहैया करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ है या हरासमेंट हुई, जो भी हुआ है, उसकी यूआरएल और स्क्रीनशॉट्स, और अगर व्हाट्सएप के थ्रू है, व्हाट्सएप की पूरी चैट हमारे साथ मौजूद होनी चाहिए। In a recent incident of a female journalist, जी। when she was talked about her dress जी। and all, यहाँ पर क्या harassment के rules apply होते हैं? Can you guide us about it? अच्छा, आई वांट टू अप्रिशिएट दैट लेडी जर्नलिस्ट। उन्होंने साइबर में केस अपना किया, उन्होंने कोई जवाब अपना ऑनलाइन तो नहीं दिया, लेकिन उनकी तस्वीर जो है मार्फ्ड हुई थी, और मार्फ तस्वीर को लेकर वो साइबर विंग हमारी गई एफआई की, वहाँ पे कंप्लेंट की, और वहाँ से जो भी उनके पास सबूत था, यूआरएल थी, वो दी और दूसरी चीज़ें मुहैया की। उसके बाद उनका केस बना, और अच्छी बात ये हुई कि अभी अक्यूज़ गिरफ़्तार भी है और उनके ऊपर चार्जेस भी लग गए हैं, अभी केस उनका चल भी रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। और एक ये एग्जांपल भी है कि हरासमेंट कैसे होती है। उनके साथ बहुत हरासमेंट हुई और उनकी तस्वीर ओरिजिनल भी नहीं थी, वो एक फ़ेक तस्वीर उन्होंने एडिट करके, जो भी अक्यूज़ था उन्होंने एडिट करके अपने व्यूज़ और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उन्होंने वो डाल दी थी फेसबुक पे। एनोनिमस सोशल मीडिया अकाउंट्स जो होते हैं आसिम, वो जी। ट्रेस्ड लीगली कैसे हो सकते हैं? क्या उनका प्रोसीजर है? जी, वो इजीली वो भी हो जाते हैं ट्रेस्ड, क्योंकि जब हम फेक अकाउंट्स बनाते हैं तो फिर ऑब्वियसली बुलिंग करने के लिए जी बनाते होंगे। बिल्कुल, बुलिंग करने के लिए, किसी और Harassment। फ्रॉड के मकसद के लिए, और भी मकसद जो है जुर्म करने के लिए। Blackmailing और- हाँ, तो
वो जो अकाउंट्स हैं वो इजीली ट्रेसेबल हो जाते हैं। अगर हम उनकी कंप्लेंट करते हैं एफआईए में, तो एफआई वाले उनकी यूआरएल लेते हैं और जहाँ पे भी उन्होंने लॉगिन किया होता है, जिस भी मोबाइल में, उनके लॉगिन और उनके जो अपना अटैच करते हैं अपनी अकाउंट के साथ ईमेल और फ़ोन नंबर वगैरह, वो सारे निकाल कर, और दूसरे भी उनके पास सोर्सेज टूल्स हैं एफआई के पास टू गेट दोज प्रोफाइल के मतलब वो किसके प्रोफाइल से ओरिजिनली, कौन रन करता है उनको। Okay, my next question. Can we present WhatsApp chats as evidence in the court or in front of FIA? Yes, we can present WhatsApp chats as an evidence। और WhatsApp chats जब हम प्रेजेंट करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि WhatsApp chats हमें डिलीट नहीं करनी चाहिए, या कुछ मैसेजेस हमें डिलीट नहीं करने चाहिए। एज इट इज़ जो WhatsApp chat हमारी हुई थी फुल हमें देनी चाहिए अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। वो हमारी मोबाइल देगा अपना फॉरेंसिक एफएसएल में, फॉरेंसिक में देगा, और वहाँ से पूरा मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी मोबाइल की। चैट्स हमारी जो भी हमारी चैट्स थी उनकी तस्दीक करेंगे फॉरेंसिक वाले, अपनी रिपोर्ट देंगे, और वो रिपोर्ट हमारी पेश होगी, आईयू पेश करेगा कोर्ट के अंदर। और कोर्ट भी देखती है केसेस में कि भाई व्हाट्सएप चैट जो हैं और जो विटनेसेस हैं इस केस के, वो दोनों आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उन्होंने क्या कहा है, जो भी दूसरे अपने शवाहिद हैं वो व्हाट्सएप के साथ मैच करते हैं चैट के साथ या नहीं, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग्स लीगली जो है वो विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्सन हम क्या एज एविडेंस पेश कर सकते हैं कोर्ट में? जी, विदाउट परमिशन ऑफ पर्सन जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमने की है, उनकी इजाज़त के सिवा भी हम पेश कर सकते हैं। काफ़ी केसेस में ये एडमिसिबल नहीं भी होता, और बहुत केसेस में एडमिसिबल होता भी है। तो बेहतर है कि हम कोई ऐसा सोर्स हो, जैसे कि मोबाइल कंपनीज़ खुद हो गई, तो वहाँ से हम कॉल रिकॉर्डिंग्स हासिल करें, या फिर कोई ऐसा सोर्स जो मतलब वेरीफाइड हो। ऐसे माफ्ट करके और फेक कॉल्स हम कोर्ट में नहीं देंगे, उनकी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही वो ओरिजिनली जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं वो कोर्ट में पेश की जाती हैं और वो एडमिसिबल होती हैं। लेकिन इसके साथ और भी शवाहिद मिलने चाहिए, सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग्स की बुनियाद पे कोई भी केस कंक्लूड नहीं होता। कोर्ट कैसे वेरीफाई करता है एविडेंस को जो हम देते हैं, आइदर चैट्स हों, कॉल हों, कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? जी, इनको वेरीफाई करने के लिए एफएसएल भेजा जाता है फॉरेंसिक में, तो वहाँ से सारी डिटेल्स हम देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी व्हाट्सएप चैट हो, कोई भी हो, हमें कोई भी चीज़ अपनी डिलीट नहीं करनी चाहिए। सारी की सारी चीज़ें हम अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देंगे और वो एफएसएल भेजेगा। एफएसएल वाले अपनी महाराना राय भी देंगे और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करके, अगर हमने डिलीट भी किया है कोई मैसेज तो वो भी रिकवर करके, और भी जो चीज़ें हैं वो रिकवर करके हमें रिपोर्ट के साथ अपनी पेश करेंगे, और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो रिपोर्ट पेश करता है जज साहब के सामने। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एडिटेड स्क्रीनशॉट्स जो होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं कोर्ट्स में अगर हम उसे एडिट करके पेश करें? जी, एडिटेड स्क्रीनशॉट्स एक्सेप्टेबल नहीं होते, क्योंकि जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो हमें फुल का फुल स्क्रीनशॉट जो हमने लिया है वही हमें पेश करना चाहिए, और इसको क्रॉप हमें नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में। और सारी कन्वर्सेशन हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देनी चाहिए। स्क्रीनशॉट के साथ हमें मोबाइल भी अपना देना पड़ेगा, और अगर सिर्फ मोबाइल नहीं है, लैपटॉप के थ्रू हुआ है हमारा कन्वर्सेशन, या किसी और गैजेट के थ्रू, जो भी गैजेट है हमारा, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देंगे, और क्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए स्क्रीनशॉट को। सही। व्हाट प्रिकॉशंस हमें कंप्लेंट फाइल करते वक्त लेनी चाहिए बिफोर शोइंग द एविडेंस? प्रिकॉशंस ये लेनी चाहिए कि हमें अपनी मोबाइल को मतलब एज इट इज़ रखना चाहिए, हमें रीसेट भी अपनी मोबाइल को नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं करनी चाहिए, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए हमें अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। उनको सबको जो भी मोबाइल में मौजूद है हमें वो उनको देना चाहिए, और हर एक चीज़ बतानी चाहिए। डिलीटेड मैसेजेस जो होते हैं, लेट्स सपोज कोई अपना इवन आईडी भी डिलीट कर दे, जी, उसको पता चल गया कि जी। मैंने, अब ज़ाहिर रिपोर्ट होगा, तो क्या उसका तरीका होता है, हो जाते हैं दोबारा से? जी, बिल्कुल, डिलीटेड मैसेज जितने भी हैं वो रिकवर हो जाते हैं। इसका भी मतलब होता है कि टाइम के मुताबिक टाइम होता है, टाइम लिमिटेशन होती है। मतलब हमने कोई मोबाइल अपना दे दिया, या किसी के खिलाफ हमने कंप्लेंट की, उसका मोबाइल रिकवर किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, अगर कंप्लेंट हम जल्दी अपना रजिस्टर करवाते हैं तो फिर
हमारा काम मतलब सक्सेस उसका होने के मतलब केस हमारा सक्सेस होने में चांसेस बहुत सारे हैं। अगर हमने लेट कंप्लेन की तो पता नहीं वो मोबाइल अपना सेल भी कर देते हैं काफ़ी लोग, और अगर मोबाइल मिलता भी है तो उसकी जो डेटा होती है मोबाइल के अंदर वो ओवर रिटन हो जाती है, मतलब वो डिलीट करके दूसरी तो फिर पॉसिबल नहीं होता होगा उसके ऊपर दूसरी डेटा आ जाती है। तो बेहतर है कि हमें कंप्लेन जल्दी करनी चाहिए, जितना जल्दी हम करेंगे तो अगर उन्होंने डिलीट भी कर दिया तो फ्रेशली उन्होंने डिलीट किया होगा और रिकवर हो जाएगा। ना सिर्फ मोबाइल से रिकवर होता है लेकिन जो हम गूगल में भी चीज़ें डिलीट करते हैं, मेटा में हो गई, गूगल में हो गई, इवन आई क्लाउड में हो गई चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं, वहाँ से तो डिलीट हो जाती है लेकिन उसका बैकअप वहाँ पे रहता है, वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स निकाल सकते हैं। तो वो जो भी हमारे डिलीटेड मैसेज हैं वो रिकवरेबल है। मगर अगेन वही बात है एज यू सेड कि जितना जल्दी हो सके, अदरवाइज मुश्किल शायद हो उन्हें निकालने में। जी, जितना हमारे साथ जब भी कोई फ्रॉड हुआ या कोई और चीज़ हरासमेंट हुई, जो भी है हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम अपनी कंप्लेंट फाइल करें। अच्छा, इसी सिनेरियो में अगर कोई अपनी आईडी भी डिलीट कर देता है लेट्स सपोज, और जी। फिर बहुत बाद में एक कंप्लेनर फाइल कर रहा है कंप्लेन, तो उस सिनेरियो में क्या? आईडी मतलब लेट्स सपोज कि वो किसी पेज से फेक जी, पेजेस की हमने बात की जी। हैरास कर हाँ, रहे हैं या उसके लिए फ्रॉड है कर कि रहे हैं। उसके लिए ये है कि हमें यूआरएल उनका जो है यूआरएल जो लिंक होता है हम्म, वो हमें कॉपी करना चाहिए। प्रोफाइल का लिंक होता है, सही। वो अपना लिंक जो है वो चेंज नहीं कर सकता, वो लिंक हमें कॉपी करके वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देना चाहिए। What types of common frauds are usually reported in Pakistan? जी, ऑनलाइन फ्रॉड तो काफ़ी आजकल हो रहे हैं, जैसे कि मतलब किसी के पास मैसेज आता है कि आपका प्राइस बॉन्ड आ गया है और अपना जॉब आपको हम ऑफ़र कर रहे हैं, इतनी फ़ीस आप देंगे तो हम आपको जॉब देंगे और इतने पैसे आप हमें देंगे, प्राइज़ देंगे तो हम आपको, आपने गाड़ी जीत ली है या कोई और चीज़। इसके अलावा भी आते हैं कि भाई आपका कोरियर आया है, कोई आपका पार्सल आया है, आप के पास ओटीपी आया होगा, आप हमें सेंड कर दें। तो अगर आप लोगों ने उनको ओटीपी सेंड कर दिया तो वो आपका है व्हाट्सएप और दूसरी चीज़ें जो भी हैं सारा के सारा मोबाइल भी हैक हो जाता है, तो उनको वो प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। उसके अलावा भी ऑनलाइन फ्रॉड जैसे कि मतलब फ़ेक प्रोफाइल कोई बना के मेरे नाम पे बना लिया, किसी और के नाम पे बना लिया और उनके फ्रेंड्स देखकर जो लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनको उनसे मतलब रीच आउट करते हैं और वहाँ से पैसे मांगते हैं कि भाई हम सीरियस हालत में अस्पताल में हैं या हमारा कोई अपना अस्पताल में, हमें पैसे उधार चाहिए। इस तरह के फ्रॉड होते रहते हैं ऑनलाइन। अच्छा, अगर कोई विक्टिम बना है ऑनलाइन किसी भी फ्रॉड का, तो वो कैसे रिएक्ट करे? क्या वो है सबसे पहले वो कैसे, लेट्स सपोज कुछ भी उसके साथ ऐसा जी। हुआ है कि पैसे उसने कहीं ट्रांसफ़र कर दिए एंड ऑल, जी, सबसे पहले तो वो कम्युनिकेशन स्टॉप कर दे उससे जिसने फ्रॉड किया है। सही। उसके बाद वो जितना जल्दी हो सके एफआई में कंप्लेन कर दे अपने केस की, या ये सही है। अपना जो बैंक है वहाँ रब्ता करे। सही। बैंक में भी पैसे निकाल लेते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन सेव होती है ना बैंक की, तो वहाँ से भी पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ओटीपी अगर हम उनको प्रोवाइड करते हैं तो बैंक के ज़रिए बैंक से रब्ता करे कि भाई हमारे पास ये, हमारे साथ ये सीन हुआ है, तो बैंक भी उनका जिसने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं अपने अकाउंट में, उनकी डिटेल निकाल कर उनका अकाउंट भी बैंक फ्रीज़ करता है और थ्रू कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट भी ऑर्डर करती है, फिर उसके बाद भी अपना फ्रीज़ करता है अकाउंट और एफआई की डायरेक्शन पे भी फ्रीज़ कर देते हैं अकाउंट। तो हमें रिपोर्ट जल्दी करवानी चाहिए अच्छा बस। आसिम, इसमें अगला क्वेश्चन बैंक्स के मुतालिक है कि जी। वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी कितनी अथॉरिटी होती है इस सब पे, अगर लेट्स सपोज कोई उन्हें जी। अच्छा, बैंक का सबसे बड़ा अहम रोल होता है इसमें, और बैंक जो है अपना उनका अकाउंट नंबर देता है, जिन्होंने जिस अकाउंट में उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए वो अकाउंट नंबर देता है, और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बैंक को अपनी दी हुई होती है, अकाउंट नंबर जो भी बनवाता है इन्फॉर्मेशन देता है, वो सारी एफआई को मुहैया करता है और फ्रीज़ भी करता है अकाउंट उनका कि भाई इसमें मज़ीद जो रकम है वो ट्रांसफ़र ना हो सके। और इसके अलावा एज एन विटनेस वो कोर्ट में भी पेश होते हैं बैंक के बंदे, और कोर्ट में भी अपनी शाहिदी वगैरह देते हैं। अभी हमने डिस्कशन किया कि ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, किसी के अमाउंट चला गया, तो क्या वो अमाउंट रिकवर हो सकता है, हो जी, जाता है, क्या होता है? जी, काफ़ी बैंक्स में इंटरनल उन्होंने अपनी एक ओपन की हुई है शिकायत की ब्रांच, वहाँ पर हम शिकायत करते हैं तो हमारा जो भी जितने भी पैसे हमारे फ्रॉड हुआ था वो रिवर्स हो जाता है। अदरवाइज़ हम कंप्लेन करते हैं, एफआई में कंप्लेन कर दी और वहाँ से केस चलेगा। केस चलने के बाद जब भी कोर्ट का ऑर्डर होगा, अगर वो अक्यूज़ पर्सन पकड़ा जाता है और उसकी आइडेंटिटी शो हो जाती है तो उसके अकाउंट में से रिवर्स करके वापस पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, अगर इंटरनेशनली ऑनलाइन फ्रॉड केसेस हों, जी। हाउ दे आर बीइंग हैंडल्ड?
अच्छा, इंटरनेशनली में हमारे पैसे रिवर्स होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वहाँ की आइडेंटिटी हम नहीं गेस कर सकते कि भाई कौन था, और उसके लिए हमें इंटरपोल से रब्ता करना पड़ता है। अगर उन्होंने रेस्पॉन्स दिया, अच्छा रिस्पांस आया, बाहर वालों ने जिस भी कंट्री से फ्रॉड हुआ है उन्होंने डिटेल्स वगैरह दी और वहाँ से भी कार्रवाई हुई, तो हमें पैसे रिवर्स होकर मिल जाएंगे। अदरवाइज़ इंटरनेशनली जहाँ जितने भी फ्रॉड हुए हैं उसके कम परसेंटेजेस हैं कि हमें बेनिफिट हुआ या हमने वो केस जीता। एक कॉमन सिटीज़न है आसिम, आप जी। अपनी राय दीजिए एज अ एडवोकेट। वो एफआई को कंप्लेन करता है किसी भी हरासमेंट के हवाले जी। से, शुड फिजिबल क्या है कि वो ऑनलाइन करे या जाके ऑन साइट करे? जी, हमारे पास ये ऑनलाइन की सहूलत मुहैया है, तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं। और काफ़ी लोग जो हैं वो उनको ऑनलाइन शिकायत करना आती नहीं है, मतलब जो अनपढ़ लोग भी होते हैं तो उनको मोबाइल इतना चलाना नहीं आता, तो उनको चाहिए कि अपने नियरेस्ट थाने में जाएं, एफआई के थाने में जो भी उनका नियरेस्ट पड़ता है। तो यहाँ तो कराची में तो काफ़ी सारे हैं ब्रांचेस, लेकिन कोई भी इंटीरियर हो तो वहाँ पे जैसे सखर में हो गया, लाड़काना में हो गया, एफआई के ब्रांचेस वहाँ पे भी हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा दूर हमें पड़ती हैं। तो बहरहाल जितना भी नज़दीक हो हमारे, वहाँ पे जाके फ़िज़िकली हमें एप्लीकेशन देनी चाहिए, अदरवाइज़ ऑनलाइन भी हो जाता है। वो क्या मिस्टेक्स होती हैं आसिम जब लोग कंप्लेन फाइल करते हैं और कुछ मिस्टेक्स कर दें, तो व्हाट आर दोज कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल फाइलिंग द कंप्लेंट्स? जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो लोग काफ़ी सारे मिस्टेक करते हैं कि भाई अपनी चैट डिलीट कर देते हैं, या फिर कोई भी उनके पास जो भी सबूत है वो डिलीट कर डिलीट देते हैं, कर दें। मोबाइल सेल कर देते हैं, और मोबाइल सेल करने के अलावा वो जो है अपना मोबाइल रीसेट कर देते हैं। तो ये हमें मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। टाइम भी हमें नोट करना चाहिए कि हमारे साथ वक़्वा कब हुआ, टाइम हमें नोट करना चाहिए और डेट हमें याद कर रखनी चाहिए, और जो सारी डिटेल्स मोबाइल में हमारे पास मौजूद हैं एज़ इट इज़ हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देनी चाहिए। एफआईए क्या रिजेक्ट कर सकता है किसी की कंप्लेन, और किस ग्राउंड पे कर सकता है? जी, एफआईए इन्हीं ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर सकता है अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर हमारे पास सबूत नहीं है, और हम जो हैं मतलब अपनी कहानी कोई गन रहे हैं या बता रहे हैं, बता कोई भी फेक कहानी, फेक भी होती हैं, अपना एलिगेशंस किसी पर लगाते हैं लोग, तो उनके पास सबूत नहीं होते, तो ये सबूत डिजिटली सबूत हमारे पास होने चाहिए ताकि वो ट्रेस कर सकें ईज़िली। अच्छा, लीगल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है एफआईए में? अच्छा, लीगल रिप्रेजेंटेशन इसमें ज़रूरी होती है, क्योंकि बाद में ज़रूरी होती है जब हम हमारा केस बन जाता है, चालान आ जाता है उसमें, उससे पहले इतना ज़रूरी नहीं होती है। उससे पहले हम खुद जाकर थाने में, एफआई का कोई भी थाना है वहाँ पर जाकर हम कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं और अपने सबूत जो भी हैं हम उनको देते हैं। उस वक़्त तक हमें किसी भी लीगल काउंसल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद जब हमारा केस कोर्ट में आ जाता है, उस वक़्त कुछ काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिनके बायस हमें एडवोकेट चाहिए होता है, हमें एडवोकेट की ज़रूरत होती है, तो उस वक़्त हमें लीगल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, कुछ एक्यूज्ड के क्वेश्चंस पे जी, बात करते हैं आसिम, जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है जी। उसके क्या हुकूक हैं? जी, सबसे पहले तो हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखना चाहिए। उनके खिलाफ जो भी हमें इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद अक्यूज़ को ये राइट हासिल है कि केस के किसी भी स्टेज पर अपना वकील हायर कर सकता है। उसको ये राइट कोर्ट ने, वो कानून ने दिया हुआ है। और उसके बाद अपनी बेल भी फ़ाइल कर सकता है, अगर उनकी बेल बनती है तो उनको बेल भी देना चाहिए। और अक्यूज़ पर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किसी किस्म का तशद्दुद नहीं करना चाहिए, या किसी कोई फ़ोर्स नहीं करना चाहिए पुलिस की जानिब से, एफआई की जानिब से, कि भाई ये आप बात एडमिट करो, या फिर आपने की थी या नहीं की थी। यंग सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो नोइंगली या अननोइंगली क्या क्या क्राइम्स कमिट कर लेते हैं? जी, यंग यूज़र्स जो हैं सोशल मीडिया में वो बहुत सारे मतलब वो क्राइम कमिट कर रहे हैं अननोइंगली। तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कमेंट पास करते हैं तो उसकी पहले तस्दीक करें, या कोई भी मीम बनाते हैं तो अगले की मतलब वो इज़्ज़त मजरू होती है इज्जत उससे। नफ्स का हाँ ख्याल रखें। जी, बिल्कुल। तो वो मजरू होती है, और उसके वो हरास भी होता है, बुली भी होता है, और काफ़ी सारे मतलब ये यंग जनरेशन जो होती है वो एंजॉय कर रही होती है इन मीम्स को अगले की इज़्ज़त के साथ खेल कर, और एब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स देकर। इसके अलावा फेक पिक्चर्स बनाते हैं, मतलब इस तरह के वो अननोइंगली काफ़ी कमिट कर रहे हैं अपना, अ, मतलब अपनी तरफ से वो एक। इसी में एक क्वेश्चन ऐड करती हूँ कि ये तो ट्रेंड बहुत आम है, कोई भी मीम वायरल हुई सब
से कर रहे हैं, वो वायरल जी। हो गई, तो इससे कोई लीगली ट्रबल में आ सकता है? जी, बिल्कुल आ सकता है। अगर वो कोई भी शेयर करता है या फिर उसकी तस्दीक करता है, शेयर करता है या किसी पर इल्ज़ाम उसके थ्रू आयद करता है, तो वो ट्रबल में आ सकता है, उनके खिलाफ़ केस हो सकता है। तो सबसे अव्वल चीज़ ये करनी चाहिए कि तस्दीक करनी चाहिए सबसे पहले। अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको आप क्या कोई एडवाइस करना चाहेंगे लीगल इस सब के हवाले जी, से, मैटर्स के हवाले से? इन्फ्लुएंसर जो हैं उनको अपना सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि जो भी वो ख़बर पास कर रहे हैं उसकी तस्दीक की है उन्होंने या नहीं की है। तस्दीक करने के बगैर ही वो अपना ख़बर दे देते हैं और अननोइंगली वो किसी को हिरास भी कर रहे होते हैं अपने जो भी उनके वीडियोज़ होते हैं, व्लॉग्स होते हैं, उनमें किसी को टारगेट बना के या उनको पता नहीं चलता ऐसे ही किसी को कर दिया, तो कोई ख़बर ऐसी पास कर दी। तो इस तरह की वो काफ़ी सारी गलतियाँ कर दी जो उनको देखनी चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। पेरेंट्स का क्या रोल है कि वो बच्चों को लीगली भी इससे और एजुकेशन वाइज भी, एज यू सेड कि एक बहुत आम है कि वायरल कर दी रील और किसी की हैरास हो रहा है, बुली जी। हो रहा है वो इंसान जिसके बारे में है, तो पेरेंट्स का क्या रोल है लीगली भी कि वो अपने बच्चों को इससे रोक सकें और एजुकेशन मॉरली भी, जिसको हम अखलाकी तौर पे भी कहें? जी, पेरेंट्स को तो सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे बच्चे मोबाइल में देखते क्या हैं और क्या कमेंट करते हैं, उनके प्रोफाइल से क्या कमेंट होते हैं किसी और को। तो वो देखते भी क्या हैं, उनके यूट्यूब में आता भी क्या है। तो वो अगर वो गलत चीज़ें आ रही हैं तो उनको ब्लॉक भी करना चाहिए। अगर वो कोई कमेंट ऐसी पास कर रहे हैं तो उनको रोकना भी चाहिए कि इस तरह की, मतलब उनको लीगल अवेयरनेस देनी चाहिए अपने बच्चों को और उन पर कड़ी नज़र उनको रखनी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ क्या कर रहे हैं। बच्चे हिस्ट्री भी देखें उनकी मोबाइल की और ख़ुद भी वॉच आउट करें, एक निगाह रखें उनके ऊपर। थैंक यू सो मच आसिम। आई होप फोकल प्रोडक्शन की ये सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारी सीरीज़ का मकसद आप तक अवेयरनेस पहुंचाना है लॉ के हवाले से। इस सिलसिले में हमने जितनी भी एपिसोड की उसका बुनियादी मकसद आम मालूमात पहुंचाना कानून के हवाले से शहरियों को। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये एपिसोड और ये सीरीज़ पसंद आई तो आप अपने कमेंट से हमें बताइए फ़र्दर आप क्या देखना चाहते हैं। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।